नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल V4 स्टडी में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, सेशन के लास्ट तक जरूर जुड़िएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि एमपी टेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है साथियों। तो आप सब लोग एग्जाम की तैयारी करने के लिए जुट जाइएगा। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले साथियों, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो साथियों, आपके पास समय बहुत कम है, मात्र 40 दिन का समय रह गया है। पर्यावरण अध्ययन की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल V4 स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको क्लास की PDF मिल जाती है। PDF के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। तो साथियों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और संपूर्ण व्याख्या के साथ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सेशन को लास्ट तक जरूर ज्वाइन करिएगा, इस तरह से आपको संपूर्ण व्याख्या भी प्रश्न के साथ में मिलने वाली है। तो साथियों, सेशन यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो साथियों, चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो इसके बिल्कुल नहीं करना है आप सभी को और अंत तक जुड़े रहना है साथियों, क्योंकि आपका अब एग्जाम नज़दीक आ गया है। इस तरह से आप भटकते रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, आप पढ़िएगा इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो साथियों, बताइएगा कौन सा कथन गलत पूछा है, गलत है। तो वन मृदा अपरदन को रोककर शीर्ष मृदा की रक्षा करते हैं। क्या वन मृदा अपरदन को रोककर शीर्ष मतलब जो शेष मृदा बचती है उसकी रक्षा करते हैं? जल चक्र को बनाए रखने में वन मदद करते हैं। क्या जल चक्र को बनाए रखने में वन मदद करते हैं? अगला है, वन पौधों और पशु एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। वन पौधे और पशु एक दूसरे से क्या स्वतंत्र हैं? वन जलवायु और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, पूछा है कौन सा कथन गलत है। देखो, वन मृदा अपरदन को रोककर शीर्ष मृदा की रक्षा करते हैं, ये बात कैसी है? सत्य हो जाती है। जल चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। वन क्या करते हैं? जल चक्र को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। वन पौधे और पशु से एक दूसरे से कैसे स्वतंत्र? स्वतंत्र नहीं। ये वाला हमारा ऑप्शन कैसा हो जाता है? गलत ऑप्शन हो जाता है साथियों। यह एक दूसरे के क्या है ऊपर निर्भर होते हैं। वन और पशु एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं साथियों? निर्भर होते हैं, ना कि स्वतंत्र होते हैं। ठीक है साथियों। वन जलवायु और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, ये बात भी हमारी कैसी हो जाती है साथियों? सत्य हो जाती है। यानी हमारा 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 1 का 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं हम आगे। इसका संपूर्ण विश्लेषण दे रखा है साथियों, इसे आप पढ़ लेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी साथियों। आप इसका पूरा विश्लेषण वहां पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं साथियों आगे। इसमें कुछ इंपोर्टेंट बातें उन्हें जान लेते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में 77,522 वर्ग किलोमीटर में क्या है? वन है, हमारे वन आच्छादित हैं, जो 6.79% भाग पर वन हमारे मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना है। भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? इसे आपको पढ़ लेना है, इसे अच्छे से याद कर लेना है साथियों। तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, कितना परसेंटेज है साथियों? 21.67% है। कितना है? तो 21.67% है साथियों। इसे आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं पूछा है। अतिचारण पर रोक करना, भूमि उद्धार करना, ऑप्शन सी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। उर्वरकों का नियंत्रण या उपयोग करना, ऑप्शन 4 है वनोन्मूलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? जल्दी से बताइएगा। वनोन्मूलन। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? वनोन्मूलन हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? वनोन्मूलन हो जाता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं पूछा है? तो नहीं कौन सा आ जाएगा? यदि वनों की हम अधिक से अधिक कटाई करेंगे तो क्या संरक्षण से संबंधित होगा? तो नहीं होगा। यानी ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है साथियों। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, तो जान लेते हैं। देखो, वनों का
संबंध भूमि संसाधनों के संरक्षण से नहीं होता है साथियों, इसे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, चिपको आंदोलन का नायक कौन था? बताइएगा, चिपको आंदोलन का नायक कौन है? मेघा पाटकर है, एस.एम. स्वामीनाथन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, चंडी प्रसाद भट्ट है। तो कौन हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, चिपको आंदोलन का जो नायक है कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है, यानी ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाता है साथियों। इसके बारे में इंपोर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखो, चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण वाला आंदोलन था। यह वनों को काटने के लिए, बचाने के लिए यह आंदोलन किया गया था, जिसके कौन थे? सुंदरलाल और बहुगुणा, यानी प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता हो जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे। कौन थे? नेता थे। ठीक है, अब बात करते हैं अमृता देवी की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, अमृता देवी बिश्नोई कहाँ? राजस्थान। जो खेजड़ी आंदोलन से संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है साथियों? तो खेजड़ी आंदोलन से कौन संबंधित है? तो अमृता देवी संबंधित है, जिन्होंने क्या, राजस्थान के कौन से ग्राम में? खामकर ग्राम में। कौन से ग्राम में? खामकर ग्राम में 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को काटने से रोकने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। कितने लोगों ने? 363 लोगों ने अपनी क्या कर दी थी? जान गंवा दी थी। किसके पेड़ों को बचाने के लिए? तो खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है, अपना बलिदान दे दिया था। किसके पेड़ों को बचाने के लिए? तो खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। किस कब की बात है? तो 1973 की साथियों, सॉरी 1730 की बात है। 12 सितंबर 1730 की बात है साथियों। तो 12 सितंबर 1730 को 363 बिश्नोई ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। ठीक है, इसके मुख्य रूप से कौन है? अमृता देवी बिश्नोई जानी जाती है, जो खेजड़ी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। एमपी टेट में इससे प्रश्न आपको पूछा गया था। आपको एमपी टेट के ओल्ड पेपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। पर्यावरण अध्ययन आप सर्च करोगे, पर्यावरण अध्ययन ओल्ड पेपर एमपी टेट, तो आपको मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तब भी आपको पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर वाले प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, सारे मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में देखो, श्री बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में 1973 में चिपको आंदोलन किया गया। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ठीक है, खारे जंगल की रक्षा करने के लिए सिंह भूमि के आदिवासियों ने 1982 में यह आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसे याद रखें, कहाँ पर? झारखंड क्षेत्र में। इसको भी आपको याद रख लेना। ठीक है, अपिक्को आंदोलन कौन संबंधित है? पांडुरंग हेगड़े के तहत 1983 में अपिक्को आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, वनों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? तो कर्नाटक में। इसको आपको याद रखना, अपिक्को आंदोलन कौन है? इसके हैं पांडुरंग हेगड़े हैं। 1983 में चलाया गया था। कहाँ पर? कर्नाटक में, वनों को कटाई से बचाने के लिए। ठीक है, इसे चलाया गया था। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, टॉपिक, तो आपको यह संपूर्ण डाटा अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस शहर को मध्य प्रदेश की खेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है? साथियों जल्दी से बताइएगा, किस शहर को जाना जाता है? प्रश्न नंबर 4, तो किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन 1 है भोपाल को जाना जाता है। क्या भोपाल हो जाएगा राइट आंसर? इंदौर हो जाता है, जबलपुर हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा जल्दी से, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाता है? देखो, किस शहर को मध्य प्रदेश की खेल की राजधानी कहा जाता है? तो खेल की राजधानी किसे कहा जाता है? बात करते हैं खेल की, तो खेल की राजधानी किसे कहते हैं? इंदौर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर को खेल की राजधानी कहा जाता है, इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। इंदौर को क्या कहा जाता है? तो खेल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इंदौर को खेल की राजधानी कहा जाता है। साथियों चलते हैं हम आगे प्रश्न पर। देखो, इसके बारे में जान लेते हैं। इंदौर शहर को मध्य प्रदेश की खेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ MPCA का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? तो MPCA का क्या है यहाँ पर मुख्यालय है? कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, इसको याद रखना है। इंदौर में होलकर स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय होलकर स्टेडियम है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय होलकर स्टेडियम है। IPL मैचों की मेजबानी करता है। कौन सी मैचों की मेजबानी करता है साथियों? तो IPL यानी IPL के जो गेम होते हैं उनकी मेजबानी करता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम जो टेस्ट मैच की मेजबानी करता है
कौन सा है? इंदौर होलकर स्टेडियम है। इंदौर में होलकर स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय होलकर स्टेडियम है। ठीक है। राज्य में पहला दिवसीय क्रिकेट मैच 1983 में नेहरू स्टेडियम में खेला गया था। कहाँ खेला गया था साथियों? तो नेहरू स्टेडियम इंदौर में खेला गया था। एक दिवसीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो 1983 में भी खेला गया था। इसको भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि खेलों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो खेलों से आपको इस तरह के प्रश्न सन वाले भी देखने को मिल जाएंगे। आप पर्यावरण अध्ययन का ओल्ड पेपर देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पर आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे और उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न एमपी डेट वर्ग 3 में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था स्वास्थ्यकर आदत है? तो कौन सी एक अवश्य स्वास्थ्यकर आदत है? भोजन का साझा करना, दैनिक स्नान करना, उबला हुआ पानी पीना, बिना हाथ धोए भोजन करना, दिन में 2 बार दांत ब्रश करना। तो जल्दी से बताइएगा कौन सी आदत है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो साथियों, तो कौन सी अस्वास्थ्यकर आदत है? तो हमें बीमार कर सकती है, ये कौन सी आदत है जो स्वास्थ्यकर नहीं है? तो अस्वास्थ्यकर का मतलब है स्वास्थ्यकर नहीं है, नहीं पूछा है, स्वास्थ्यकर नहीं है। तो कौन सी है? देखो, भोजन साझा करना, तो भोजन तो हमें करना चाहिए। दैनिक स्नान करना, दैनिक भी नहाना भी चाहिए। उबला हुआ पानी पीना चाहिए। यदि हम उबला हुआ पानी पीते हैं तो इसके अंदर जो भी कीटाणु होते हैं, पानी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या है, मर जाते हैं और पानी कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उबला हुआ पानी उबाल करके हमें पानी और ठंडा करके पीना चाहिए। साथियों, याद रखें, बिना हाथ धोए भोजन करना। यदि हम बिना हाथ धोए भोजन करते हैं साथियों, तो हम क्या है, बीमार हो जाएंगे, हो सकता है बीमार पड़ सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर, यानी केवल डी वाली ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, यानी केवल 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, यानी डी केवल। ठीक है। दिन में 2 बार दांत ब्रश करना चाहिए। देखो, खाना खाने से पहले सुबह ब्रश करना चाहिए और शाम को सोते समय भी हमें ब्रश करना चाहिए, जिससे क्या है, दांतों की गंदगी साफ हो जाती है। जब हम रात्रि के समय सोते हैं तो हमारा मुंह कैसा रहता है, बंद होता है, और बंद मुंह होने की वजह से हमारे मुंह के अंदर क्या है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, इसे आपको पढ़ लेना है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो साथियों लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कल से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और इससे भी बेहतर क्लास लेकर आने वाला हूँ। संपूर्ण डाटा के साथ में लेकर आने वाला हूँ साथियों। कल या परसों से आपको बेहतरीन क्लास मिलने लगेगी, तो साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, संपूर्ण विश्लेषण के साथ हम पर्यावरण अध्ययन को करने वाले हैं। आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो प्रोटीन का घटक पूछा है, उत्तरदायी है, केवल ऊर्जा के लिए है, ऊर्जा और वृद्धि के लिए है, वृद्धि और मरम्मत के लिए, और केवल वृद्धि के लिए। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 वृद्धि और मरम्मत के लिए हो जाएगा। देखो, प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो वृद्धि और मरम्मत के लिए। क्या है, हमारी कोशिकाएं होती हैं जिनकी टूट फूट हो जाती है, हमारे कहीं चोट लग जाती है या हम गिर जाते हैं, तो उस जगह की क्या है, वृद्धि करता है, मरम्मत करता है। तो टूट फूट और वृद्धि की मरम्मत करने के लिए कौन बनी है, हमारी प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन का कार्य क्या है, हमारे शरीर में जो टूट फूट हो जाती है, वृद्धि, कोशिकाओं का बनना, टूटना, ये सारा कार्य कौन करता है? प्रोटीन के घटक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें अपने आहार यानी भोजन में प्रोटीन की मात्रा को अधिक लेना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटीन किस किस के अंदर पाया जाता है। तो प्रोटीन पाया जाता है हमारा मांस हो गया। ठीक है, मांस है, पतले जैसे बीफ, भेड़ का बच्चा जो बियर है, सुअर का मांस है, कंगारू मांस के अंदर पाया जाता है, चिकन है, ठीक है, चिकन यानी झाड़ी पक्षी, इनके अंदर क्या है, प्रोटीन, यानी मछली में भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। डेयरी उत्पाद यानी दूध, दही, ठीक है, पनीर में विशेष कर प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। किसके अंदर? पनीर के अंदर आपकी प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। दूध के अंदर भी पाई जाती है, दही के, यानी जितने भी डेयरी उत्पाद यानी दूध से संबंधित जो भी चीजें हैं उनके अंदर सभी में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, यानी 44% तक उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। किसके अंदर?
तो यह किसके लिए जिम्मेदार है? वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है, इसे याद रख लेंगे। हमारे आहार में प्रोटीन का मुख्य क्या के लिए? वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करती है, क्या करती है? निर्माण करती है। ये मांसपेशियां वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। एक प्रोटीन एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अत्यंत जटिल पेप्टाइड आबंध से बना होता है, जिसे एमिनो अम्ल अवशेष होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो अम्ल होते हैं, जिसमें जुड़े कौन से अम्ल होते हैं? तो अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, जैविक यौगिक एंजाइम और हार्मोन एंटीबॉडी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है साथियों, तो प्रोटीन किस किस में पाया जाता है इसे आपको याद रख लेना है। प्रोटीन किस किस में पाया जाता है ये सारा डाटा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्षेत्र में उत्पादन की गतिविधि प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र कौन से हैं? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधि प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, इस क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधियां, उत्पादक देखो प्राथमिक चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? पौधों से प्राप्त होती हैं। पौधों से द्वितीयक कहाँ है? संसाधन, द्वितीयक संसाधन में आते हैं, क्योंकि संसाधनों के माध्यम से हम द्वितीयक क्षेत्र में जाते हैं। फिर द्वितीयक से कहाँ पहुँचते हैं? तृतीयक क्षेत्र में जाते हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं तो हमारे तृतीयक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। कौन से क्षेत्र में पहुंच जाते हैं साथियों? तो तृतीयक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी तृतीयक क्षेत्र। कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का तृतीयक क्षेत्र हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, यह क्षेत्र कौन सा है? तो प्राकृतिक संसाधनों से तृतीयक क्षेत्र हमारा जुड़ा हुआ है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पाद होते हैं, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र में संसाधन आते हैं, तृतीय क्षेत्र में जितने भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं वो सब तृतीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है साथियों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। कहाँ पर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक ब्यूरो कहाँ पर है? हमारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? इसकी स्थापना की गई थी हमारी 2006 में की गई थी। कब की गई थी? तो 2006 में। से आपको याद रखना, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना की बात की जाती है तो स्थापना कब की गई थी? तो साथियों स्थापना की गई थी हमारी 2006 में। कब की गई थी साथियों? 2006 में। इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि आपको सन पूछी जा सकती है और एमपी डेट में कई प्रश्नों में पर्यावरण अध्ययन में सन पूछी भी गई है, तो सन को आपको विशेष ध्यान देना है। सन वाले प्रश्न आपको फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा उद्योग है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा उद्योग है? सीमेंट है, लोहा इस्पात है, पेट्रोलियम है, वस्त्र है। तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। सीमेंट है, लोहा इस्पात है, पेट्रोलियम, वस्त्र है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा उद्योग है? तो वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा हमारे भारत का वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? तो भारत की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है वस्त्र उद्योग। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? शुष्क है, लाल है, लेटेराइट है, काली है। तो हमारी शुष्क मिट्टी मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पाई जाती है, इसको आपको याद रख लेना है। काली मिट्टी भी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है साथियों, और लाल मिट्टी भी पाई जाती है, यानी काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सभी तरह की मिट्टी हमारे भारत यानी मध्य प्रदेश के अंदर एमपी में पाई जाती हैं। शुष्क मिट्टी एमपी में नहीं पाई जाती है। साथ ही इसको आपको याद रख लेना है, प्रश्न आपको आ सकता है। ठीक है, इसे पढ़ लेना है आपको। तो साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है। पीडीएफ के लिए आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ के माध्यम से आप अपना अच्छे से रिवीजन करके और भी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं साथियों। तो समय को बर्बाद मत होने दीजिए। 40 दिन का मात्र आपके पास समय शेष बचा है, इस समय का आप उपयोग कीजिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, प्रैक्टिस शेष लगाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाइएगा, आप अपनी परीक्षा में बेहतर कर पाओगे। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। लेटेराइट मिट्टी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो लेटेराइट मिट्टी के लिए
क्या उपयोगी है, जल्दी से बताइएगा। लेटराइट मिट्टी उगाने के लिए उपयोगी है, क्या उपयोगी है, जल्दी से बताइएगा। तो साथी ऑप्शन ए है चाय और कॉफी और काजू, चावल और मक्का, दालें, गेहूं, गन्ना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी और काजू उगाने के लिए कैसी है, बहुत ही उपयोगी है, यानी ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाता है। साथ ही इसे याद रख लेना है, चाय, कॉफी और काजू उगाने के लिए काफी उपयोगी है। प्रश्न नंबर 12 है, असम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। एनसीईआरटी से प्रश्न है साथियों, असम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। बांस या लकड़ी के पाए जाते हैं, पत्थर लकड़ी के, केवल लकड़ी के, बहुमंजिली घर पाए जाते हैं। तो देखो बात करते हैं कहाँ की, असम की। तो असम में बांस और लकड़ी के घर पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं, बांस और लकड़ी के घर पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, जान लेते हैं इसके बारे में। और देख, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के घरों निर्भर होते हैं, हर क्षेत्र में अपने जरूरत के अनुसार से लोग घर बनाते हैं। ठीक है, देखो असम की बात करते हैं। असम में भारी बारिश होती है, क्या होती है, असम में भारी बारिश होती है। मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, 3-3 मीटर। ठीक है, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इससे बारिश के दौरान घर में बाढ़ का पानी ना घुस सके। ठीक है, क्या है, जैसे इस तरह से बांस के खंभे लगा करके घर बनाए जाते हैं साथियों। ठीक है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया गया है। इन्हें तिरछी छत होती है, इनके ऊपर तिरछी कैसी होती है, छतें होती हैं, पानी घर के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो असम में बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, इसे आपको याद रख लेना है। 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाते हैं। ठीक है, नीचे बाढ़ का पानी अंदर नहीं घुस सके, इसलिए हम 10 से 12 फीट ऊंचाई पर क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है साथियों, क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं 10 से 12 फीट ऊंचाई पर। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। काफी अच्छा प्रश्न है साथी, जल्दी से बताइएगा। सौर मंडल के ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, और बाकी सभी ग्रहों के उपग्रह हैं, हम उनको भी बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है साथियों, बुध है, शुक्र हो जाता है, शुक्र मंगल हो जाता है, बुध और नेपच्यून हो जाता है, शुक्र और नेपच्यून हो जाता है। तो बताइएगा साथियों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल के किन 2 ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाता है बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं साथियों। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। साथियों जल्दी से बताइएगा कि पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, उसका नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका कोई, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जिसका नाम बताइएगा। ठीक है साथियों, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का एक, तो हम जान लेते हैं बुध और शुक्र है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। 0-0 डला हुआ है, देखो साथियों 0 है, कोई भी उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र के। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, शनि के 140 उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति के कितने हैं, 95 उपग्रह हैं। अरुण के कितने हैं, 27 हैं साथियों, इसे याद रख लेंगे। मंगल ग्रह के कितने हैं, 2 हैं, डेवोस और फोबोस 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से, डेवोस और फोबोस। ठीक है, धरती का एक उपग्रह है, कौन सा है, धरती का एक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा हो जाता है। कौन हो जाता है साथियों, चंद्रमा हो जाता है। नेपच्यून का कितने हैं, 14 उपग्रह हैं, कितने हैं, 14 है। और बुध शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं, इनका एक भी कोई उपग्रह नहीं है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या है साथियों। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, इसे आपको याद रख लेना, प्रश्न आपके आ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल प्रदूषण तब होता है जब सूक्ष्म जीव जैसे हानिकारक पदार्थ, अगला प्रश्न पढ़िएगा, जल प्रदूषण तब होता है जब सूक्ष्म जीव से हानिकारक पदार्थ जल निकायों को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और मनुष्य या पर्यावरण के लिए विषाक्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है। ऐसा कौन सा रोग है जो जल प्रदूषण से नहीं होता है। तो रोगों से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों। आपके पास मात्र 40 दिन का समय रह गया साथी, परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है, तो आप तैयारी में जुट जाइएगा। अब मस्ती मौज मस्ती करने का समय निकल गया है साथियों। फ़ोन को बंद करके रख दीजिएगा, किसी का कॉल अटेंड नहीं करना है, रील्स वगैरह देखना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, बस आप स्टडी यानी तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, मैं विकास सिंह तोमर आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की क्लास इसी तरह से लेकर आता रहूँगा एग्जाम तक साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। मलेरिया हो जाता है क्या, और भी हम बेहतर प्रश्नों को लेकर आने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास जो होगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है साथियों। मलेरिया हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो जल्दी से बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो साथियों तपेदिक यानी टीबी होता है हमारा, कौन सा रोग हो जाता है, टीबी। टीबी हमारा जल प्रदूषण से नहीं होता है। ठीक है, टीबी जल से नहीं होता, ये क्या है, संक्रमण से होने वाला रोग है। ठीक है, वायु के संक्रमण से होने वाला रोग है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं हम साथियों।
देखो तपेदिक एक वायु जनित रोग है, किससे वायु से फैलने वाला रोग है। ये माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया किससे होने वाला रोग है। किस बैक्टीरिया के कारण यह रोग हो जाता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। इसको आपको याद रख लेना है। जो टीबी होता है हमारा, टीबी जिसे हम टीबी बोलते हैं यानी तपेदिक यानी दम बोलते हैं, ठीक है। किसके कारण होता है, ये माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। तपेदिक एक संक्रमण है जो आमतौर पर हमारे फेफड़ों को क्या करता है, आक्रमण करता है। हमारे फेफड़े क्या हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत आती है हमें। तपेदिक होने के लक्षण है हल्का सा बुखार रहना, सीने में दर्द है, खांसी है, भूख ना लगना, थकान, सिरदर्द जैसे आदि लक्षण इसके हो सकते हैं, ठीक है। तपेदिक इलाज या रोकथाम योग्य है, ठीक है। इसका हम इलाज ले सकते हैं और हम इसकी अच्छे से रोकथाम भी कर सकते हैं। मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है साथियों, जो एक मच्छर के काटने से होती है। मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीजा। मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। कि मलेरिया के जो परजीवी होते हैं जो हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। इसके लक्षण हैं जैसे बुखार, उल्टी, थकान और सिर दर्द जना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। हैजा क्यों हो जाता है साथी, हैजा एक जल जनित बीमारी है। ये जल से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है, जल से है। तो मलेरिया भी हमारा जल से संबंधित हो जाता है, क्योंकि मलेरिया के जो मच्छर होते हैं ना, जो साफ जल में पनपते हैं। कहाँ बनाते हैं, जो गंदे जल यानी साफ जल। यदि हमें अपने घर के आसपास जल यानी पानी भरा हुआ है तो उसे हमें खाली कर देना है, क्योंकि यहाँ पर मलेरिया के मच्छर पैदा हो जाते हैं साथियों। जल जनित रोग है हैजा हमारा, ठीक है। जिस हैजा विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो विब्रियो क्लोरीजा नामक जीवाणु के कारण होता है। क्या, हैजा हो जाता है, ठीक है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन पानी में पाया जाता है, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है, व्यक्ति के मल के द्वारा दूषित भोजन पानी में पहुंच जाता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या है, बीमार पड़ जाता है। जिससे क्या है, उल्टी है, दस्त है, जैसे उल्टी, दस्त जैसी, निर्जलीकरण जैसी समस्या हो सकती है, मुंह सूखना, आपका इस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। मांसपेशियों में ऐंठन सी होने लगती है साथियों। इनमें से कौन निर्धारित करता है कि किस प्रकार का घर बनाया जाना है, किस प्रकार का घर बनाया जाना है, कौन निर्धारण करेगा। वातावरण की परिस्थिति निर्धारण करती है, परिवार के सदस्यों की संख्या निर्धारण करेगी। क्या परिवार के सदस्यों को बताएंगे किस प्रकार का घर बनाना चाहिए। सामग्री की उपलब्धता बताती है किस प्रकार का घर बनाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाता है, देखो वातावरण की परिस्थिति बताती है हमें किस तरह का घर बनाना चाहिए। यदि बारिश वाला स्थान है यानी बाढ़ आती है, ज्यादातर बाढ़ आती है, तो हमें ऊंचे स्थान पर घर बनाना चाहिए। ऐसे नीचे खंभे दे करके हमें ऊंचाई पे घर बनाना चाहिए। यदि आपके घर में परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है तो हमें घर के अंदर ज्यादा रूम यानी कमरे निकालने चाहिए, ठीक है। सामग्री की उपलब्धता, यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री यानी ईंट, पत्थर, चूना सब यानी सीमेंट वगैरह और लोहे की कंक्रीट वगैरह सारी चीजें हैं तो आप पक्के मकान बनाओगे। यदि इस तरह की आपके पास सामग्री नहीं है तो आप कच्चे मकान बनाओगे, ठीक है। यदि ये भी सामग्री नहीं है तो आप किसके, बांस या लकड़ी के घर बनाओगे। यानी उपरोक्त सभी, हम जरूरत के अनुसार से ही अपने घर को निर्माण करते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। साथ ही चलते हैं आगे। टुड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। टुड्रा प्रकार की जो जलवायु होती है इसका दूसरा नाम क्या है, ह्यूमिड माइक्रोथर्मल है, ट्राई मेसोथर्मल है, ह्यूमिड मेसोथर्मल है और ध्रुवीय जलवायु है। इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या होगा, देखो टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं तो ध्रुवीय जलवायु वाली बात आ जाती है, ठीक है। ये ठंडे प्रदेशों की बात की जाती है, ठीक है, ध्रुवीय जलवायु यानी ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है। साथियों चलते हैं आगे, ध्रुवीय जलवायु के बारे में जान लेते हैं। ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। टुंड्रा जलवायु उत्तर ध्रुवीय और बर्फ यानी ठंडी क्षात्रक जलवायु के बीच संक्रमणकालीन जलवायु है, इसे आपको पढ़ लेना, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारतीय गणतज्ञ के नाम पर सोवियत संघ द्वारा, किसके द्वारा, सोवियत संघ द्वारा 1975 में प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था। तो पहला उपग्रह जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम आपको बताना है, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान से साथ ही आपको 2 से 3 4 से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं साथियों। तो अभी तक आपने हमारी जो अंतरिक्ष विज्ञान की पुरानी क्लास नहीं देखी तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट बना रखी है हमने, टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट बना रखी है। आप उसमें जाकर के अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस की मैंने 5 से 6 क्लास ली हुई हैं, आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों।
तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है साथियों आर्यभट्ट हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, आर्यभट्ट हो जाता है। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था साथियों, तो 1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया गया था, तो सोवियत संघ के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। कॉस्मोस किसके द्वारा, कॉस्मोस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है साथियों, जान लेते हैं इसकी और डिटेल में जानकारी। देखो आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ के नाम पर इसे रखा गया था। 1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया साथियों। ठीक है, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, 360 किलोग्राम का यह उपग्रह था। इसे इसका वजन था, जो भार था कितना था साथियों, तो 360 किलोग्राम था। ठीक है, इसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसे कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है साथियों, इसे आपको पढ़ लेना है। आर्यभट्ट को 11 फरवरी 1992 को प्रक्षेपण से 17 वर्ष बाद पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया गया। कब किया गया, तो 1992 में इसने द्वारा से पृथ्वी के जो वायुमंडल में प्रवेश किया। कितने साल बाद, तो 17 साल बाद इसने प्रवेश किया। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत लिखा है। ये प्रश्न भी आपको गणित में देखने को मिल जाएंगे, गणित शिक्षण में आपको देखने को मिल सकता है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने प्रथम पंक्ति से यानी शून्य का उपयोग यानी शून्य का मान रखा। ठीक है, शून्य का मान किसने दिया, तो आर्यभट्ट ने दिया। ठीक है, शून्य का खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने की। इसको आपको याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से निम्नलिखित से कौन सा प्रभाव हो सकता है। समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाएगी, ग्लेशियर का पिघलना हो सकता है, बीमारियों का फैलाव हो सकता है, प्रवाल भित्तियों का सेतन हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइएगा केवल 1 2 3 होता है, केवल 2 3 हो जाता है, केवल 1 2 3 4 1 3 4 हो जाएगा, और 1 2 3 4 यानी उपरोक्त सभी हो जाते हैं। देखो साथियों, यदि हम ग्लोबल वार्मिंग होगा यानी वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग होगी यानी गर्मी यानी तापमान में वृद्धि होती है। यदि ताप के अंदर वृद्धि होती है तो क्या होगा, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। समुद्र के स्तर में वृद्धि होने का कारण क्या है साथियों, जो हमारे ग्लेशियर है ना, जो हमारे ग्लेशियर यानी ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे क्या है, बर्फ के जो पहाड़ हैं हमारे ऊंचे ऊंचे, जो बर्फ के पहाड़ हैं हमारे ऊंचे ऊंचे साथियों, उनकी क्या है, बर्फ पिघलने लगेगी। क्या पिघलने लगेगी साथियों, उनकी बर्फ है यहाँ जो उनकी बर्फ क्या है, पिघलने लगेगी। जब बर्फ पर पिघलने लगेगी तो जल के स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब जल का स्तर में वृद्धि होगी तो समुद्र का जो पानी है उसके स्तर में भी क्या हो जाएगी साथियों, वृद्धि हो जाएगी। बीमारियों का फैलाव होगा, क्योंकि जल स्तर में यदि वृद्धि होगी तो आसपास के जो इलाके हैं उनके अंदर जो भी जीव जंतु हैं वो या पेड़ पौधे हैं वो सड़ जाएंगे इसके अंदर। तो पेड़ पौधे सड़ेंगे तो उसमें के अंदर क्या है, बीमारियों का फैलाव होगा। ठीक है, और प्रवाल भित्तियों का स्वेदन होगा, जो हमारी प्रवाल भित्तियां हैं उसका भी क्या हो जाएगा साथियों, स्वेदन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है। यानी समुद्र के जल स्तर में वृद्धि भी होगी, ग्लेशियर का पिघलना यानी गर्मी बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर हैं हमारे वो पिघलने लगेंगे। ठीक है, बीमारियों का भी फैलाव होगा, प्रवाल भित्तियों का स्वेदन भी होने लगेगा साथियों। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है साथियों। चलते हैं आगे, इसके बारे में आपको ये दिया गया, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में आप पढ़ लेना। ठीक है साथियों, जल चक्र में शामिल है, जो हमारा जल चक्र होता है उसके अंदर क्या शामिल होता है, ठोस रूप शामिल है, तरल रूप शामिल है, गैसीय रूप शामिल है, साथियों बताइएगा। तो साथियों एमपी डेट में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत तो काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों हमें बिल्कुल भी इस तरह से नहीं पढ़ना है कि इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, तो हमें सभी तरह टाइप के प्रश्नों को पढ़ते हुए अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा स्कोर करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो बताइएगा जल चक्र में शामिल है, ठोस रूप है, तरल रूप है, गैस। देखो जो जल होता है ना तो हमारा तीनों रूप में पाया जाता है, तो ठोस, द्रव और गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन, ABC हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठोस जब हमारा जल बर्फ बन जाता है, जब बर्फ के गोले यानी हिम वर्षा होती है, आपने देखा होगा हिम वर्षा देखी है आपने, जब ओले पड़ते हैं ना साथियों तो यह क्या है, ठोस रूप होता है। तरल यानी
जो जब बारिश की बूंदें बनकर के जमीन पर आता है ये हमारा, तो ये कौन सा रूप हो जाता है साथियों, ये तरल रूप होता है। कौन सा रूप होता है, तरल रूप हो जाता है। गैसीय रूप, जब महासागर यानी तालाबों में भरा हुआ हमारा जल है, जिसका क्या होता है, बाष्पन होता है। और बाष्पन कैसे होता है, गैसीय अवस्था में होता है। जल का क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। जल का क्या होता है, गैस बन करके बाष्पित हो जाता है। ठीक है साथियों, तो जल हमारा तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में मिलता है आपको। ठीक है, हिमवर्षा आपने देखी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी तीनों हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भूकंप का मुख्य कारण क्या है, बताइए भूकंप क्यों आता है। भूकंप आने का जो मुख्य कारण है वो क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। कटाव है क्या, कटाव के कारण यानी मिट्टी के कटाव के कारण भूकंप आता है क्या, अनाच्छादन के कारण भूकंप आता है क्या, विवर्तनिक बल के कारण भूकंप आता है क्या, या अपक्षय के कारण भूकंप आता है। तो साथ ही भूकंप आने का जो कारण है विवर्तनिक बल है। विवर्तनिक बल का मतलब जो है, जो पृथ्वी के नीचे की जो टाइटेनिक प्लेटें होती हैं ना साथियों, ये टाइटेनिक प्लेटें होती हैं ना, ये क्या है, खिसकने लगती हैं, क्या है, एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती हैं। तो खिसकने से क्या है, भूकंप आता है साथियों। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूकंप जमीन का अचानक तेज हिलना। भूकंप का मतलब होता है जमीन का अचानक से तेज से हिलना। ठीक है, जिससे जमीन का जो सतह होती है बहुत विनाश करता है। इससे क्या है, जमीन की जो ऊपर की सतह होती है वह उलट पुलट हो जाती है साथ ही, इससे क्या है, बहुत ही नुकसान होता है। ठीक है, भूकंप पर्वतीय क्षेत्र या गीले क्षेत्र भूस्खलन शुरू करने से सक्षम है। यदि भूकंप समुद्र तल के नीचे है तो यह अचानक झटका, बाहर की ओर अत्यधिक दबाव बना सकता है। यदि हमारा भूकंप है जो समुद्र तल के अंदर आता है तो इसका आकार क्या हो सकता है, तो इसका आकार सुनामी का हो सकता है। सुनामी क्यों आती है, जो भूकंप, जैसे साथियों सुनामी आने का कारण क्या है, जब वो समुद्र के अंदर हलचल पैदा होती है, यानी जो प्लेटें होती हैं वो टूट जाती हैं, जिससे क्या है, समुद्र के अंदर हलचल पैदा होती है, और हलचल पैदा होने से क्या है, सुनामी का आकार ले लेती है। ठीक है, ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं जो क्या है, सुनामी का आकार ले लेती हैं। ठीक है, कभी कभी भूकंप बांधों को भी तोड़ सकते हैं, जिससे क्या है, बाढ़ जैसी समस्या भी आ सकती है। ठीक है, देखो भूकंप क्यों आता है, ज्वालामुखी क्रिया की टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण क्या है, भूकंप आ सकता है साथियों। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। तो साथियों सेशन कैसा लगा, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।